नमस्कार साथियों। तो आज जो हमारी क्लास रहेगी वो हमारे इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर प्रत्यावर्ती धारा सिद्धांत चैप्टर से रहेगी, जो कि माना जाता है कि इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का यह बेस है। अगर आप इस चैप्टर को नहीं समझ सकते तो आप आगे के चैप्टर भी नहीं समझ पाएंगे। तो आज जो हमारा चैप्टर चलेगा वो सबसे महत्वपूर्ण है और आप इसे बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा। जितना हो सके आप इसको अच्छे से समझना। तो हम इस चैप्टर में सबसे पहले पढ़ेंगे एसी व डीसी के बारे में। हाँ, हमने पहले भी एसी व डीसी के बारे में पढ़ा है, पर यहाँ हम एसी और डीसी के बारे में कुछ और पॉइंट्स जानेंगे कि उसके अंदर वो है वो क्या क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एसी की। एसी अर्थात प्रत्यावर्ती धारा। तो प्रत्यावर्ती धारा की जो फ्रीक्वेंसी होती है अर्थात आवर्ती, वह 50 हर्ट्ज होती है। 50 हर्ट्ज कहाँ होती है? भारत में। और भारत में ये 3% विचरण के साथ है, ±3% विचरण के साथ। ±3% विचरण के साथ इसका मतलब है अर्थात 50 में से 3% जो आवृत्ति है वो ऊपर भी हो सकती है और घट भी सकती है। और जो फ्रीक्वेंसी है 60 हर्ट्ज ये होती है यूएसए में। ये होती है यूएसए में। इसमें एक फेज और एक न्यूट्रल होता है। जो प्रत्यावर्ती धारा होती है उसमें एक फेज और एक न्यूट्रल होता है। एक फेज और एक न्यूट्रल होता है। अब बात करते हैं हम डीसी की। डीसी में जो फ्रीक्वेंसी होती है, आप सभी जानते हैं डीसी में फ्रीक्वेंसी का मान 0 होता है, अर्थात डीसी में फ्रीक्वेंसी 0 हर्ट्ज की होती है। अब बात करें, इसमें एक धन और एक ऋणात्मक पॉइंट होता है। एक धन अर्थात पॉजिटिव व एक ऋण नेगेटिव होता है। अब बात करते हैं, इसमें उत्पादित विभव को ही प्राप्त किया जाता है, अर्थात जितना हमने विभव उत्पादित किया है उसी को ही प्राप्त किया जाता है। इसमें बहुकला प्रणाली का प्रयोग नहीं किया जाता, अर्थात हम एसी में सिंगल फेज, 3 फेज, 2 फेज ऐसे काम में ले सकते हैं, जबकि डीसी को हम ऐसे काम में नहीं ले सकते, बहुफेज प्रणाली में काम में नहीं ले सकते। तो इसमें उत्पादित विभव को ही प्राप्त करते हैं, विभव को ही प्राप्त किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। इसमें बहुकला प्रणाली का प्रयोग नहीं होता। बहुकला प्रणाली का प्रयोग नहीं होता, जबकि एसी में हम सिंगल फेज, टू फेज भट्टियों के लिए काम में लेते हैं। आप जानते हैं 3 फेज मोटर वगैरह में, 3 फेज मोटरें होती हैं उनमें काम में लिया जाता है, जबकि डीसी में हम बहुकला प्रणाली का प्रयोग नहीं करते। अब बात करेंगे हम एसी व डीसी में अंतर की, कि एसी डीसी से किस प्रकार भिन्न है। अब मैं एक तरफ लिख लेता हूँ एसी और एक तरफ लिख लेता हूँ डीसी। ये है हमारी एसी और ये है डीसी। सबसे पहले बात करते हैं तो हम
इसमें संचरण व वितरण क्रमशः स्टेप अप व स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से किया जाता है। इस लाइन का अर्थ मैं आपको बताता हूँ। इसमें संचरण व वितरण क्रमशः स्टेप अप व स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से करते हैं। अर्थात इसमें जो संचरण अर्थात ट्रांसमिशन अर्थात बड़ी बड़ी लाइनों को किया जाता है। बहुत ज़्यादा मान के वोल्टेज को किया जाता है, तो बहुत ज़्यादा मान को वोल्टेज में बदलने के लिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। तो संचरण के लिए तो क्रमशः स्टेप अप का प्रयोग किया जाता है, और वितरण अर्थात डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। जबकि डीसी में हम संचरण के लिए तो डीसी जनित्र का उपयोग करते हैं। डीसी जनित्र का उपयोग तथा वितरण के लिए प्रतिरोधों के समूह का प्रयोग किया जाता है। प्रतिरोधों के समूह का प्रयोग अर्थात डीसी में हमें अगर वोल्टेज बढ़ाने हैं तो डीसी जनित्र का उपयोग करेंगे, अगर वोल्टेज घटाने हैं तो प्रतिरोधों का समूह का प्रयोग करेंगे। अब बात करते हैं हम एसी व डीसी में शक्ति की अर्थात पावर। एसी में जो शक्ति होती है, प्रत्यावर्ती धारा में जो शक्ति होती है अर्थात पी, वो वोल्टेज और धारा के गुणनफल और पावर फैक्टर के गुणनफल के बराबर होती है। जबकि डीसी में पावर जो होती है वह वोल्टेज और धारा के गुणनफल के बराबर होती है। ये यहाँ कोस फाई आया है, वही पावर फैक्टर कहलाता है। कोस फाई अर्थात पावर फैक्टर। और यहाँ जो फाई है वह विभव व धारा के मध्य बनने वाला कोण है। विभव अर्थात वोल्टेज व धारा के मध्य कोण वह फाई कहलाता है। अब बात करते हैं हम कि एसी को हम संचित अर्थात इकट्ठा नहीं कर सकते। किसी इमरजेंसी के लिए हम इसको एसी की ऊर्जा को हम संचित नहीं कर सकते। इसे संचित नहीं कर सकते। जबकि हम डीसी को संचित कर सकते हैं। इसका उदाहरण है बैटरी, सेल, इससे ही तो ऊर्जा संचित रहती है उसमें डीसी। तो इसे संचित कर सकते हैं। अगली बात करते हैं हम एसी में जो धारा का घनत्व होता है वह परिवर्तित होता है। धारा का घनत्व परिवर्तित होता है। धारा का घनत्व का आपने सूत्र पढ़ा है, J बराबर I/A अर्थात विद्युत धारा बटे क्षेत्रफल। इसका हम मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक जो है वह है एम्पियर बटे मीटर स्क्वायर। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर व क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, एम्पियर बटे मीटर स्क्वायर। जबकि डीसी में धारा का घनत्व नियत रहता है। धारा का घनत्व
नियत रहता है। धारा का घनत्व नियत रहता है। अब बात करते हैं एसी में। तो एसी में जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तो अधिक इंसुलेशन की आवश्यकता होती है और डीसी में कम इंसुलेशन की आवश्यकता होती है। इसमें अधिक इंसुलेशन की आवश्यकता होती है। अधिक इंसुलेशन की आवश्यकता होती है। जबकि डीसी में कम इंसुलेशन की आवश्यकता होती है। डीसी में कम इंसुलेशन, अर्थात हम एसी में जितना इंसुलेशन लगाएंगे तो डीसी में अगर हम उसमें कम इंसुलेशन की आवश्यकता होती है, तो एसी में ज़्यादा और डीसी में कम इंसुलेशन की आवश्यकता होती है। अगली बात करते हैं हम कि एसी को हम अधिक उत्पादित कर सकते हैं, अर्थात अधिक वोल्टता में उत्पादन कर सकते हैं एसी का। अधिक उत्पादन संभव, एसी का अधिक उत्पादन संभव है, जबकि इस डीसी का अधिक उत्पादन संभव नहीं है। अधिक उत्पादन नहीं हो सकता, डीसी का अधिक उत्पादन नहीं हो सकता। अब बात करते हैं हम एसी की। एसी में मशीनें जो होती है वो उच्च क्षमता की होती है और इसका अनुरक्षण व मरम्मत जो होता है वह आसान होता है। मशीनें उच्च क्षमता की व अनुरक्षण व मरम्मत आसान होता है। अनुरक्षण व मरम्मत आसान होता है, जबकि डीसी में मशीनें जो होती है वह निम्न दक्षता की होती है। निम्न दक्षता की व इसमें जो अनुरक्षण व मरम्मत है, अनुरक्षण मरम्मत वो मुश्किल होता है। अनुरक्षण व मरम्मत मुश्किल होता है। तो अब आपको मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा जो एक बार परीक्षा में आया था कि रेलवे व हवाई जहाज में कितने वोल्टेज तक यूज किया जाता है। तो आप नोट लगा के लिखना कि घरेलू के लिए तो घरेलू के लिए 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज का उपयोग किया जाता है। व रेलवे व हवाई जहाज के लिए, हवाई जहाज के लिए 110 वोल्ट का प्रयोग करते हैं। 110 वोल्ट का प्रयोग करते हैं। अगली बात करेंगे हम एसी को डीसी में परिवर्तित करने की, कि एसी को डीसी में किस प्रकार परिवर्तित किया जाता है। एसी को डीसी में परिवर्तित करना। एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए रेक्टिफायर की आवश्यकता होती है, परंतु रेक्टिफायर के द्वारा हमें जो आउटपुट प्राप्त होता है वह शुद्ध डीसी नहीं होता, वह भी पल्सेटिंग डीसी प्राप्त होता है, अर्थात अशुद्ध डीसी। तो एक ब्लॉक डायग्राम से आपको मैं बताऊंगा कि रेक्टिफायर द्वारा आउटपुट कैसा प्राप्त होता है। तो ये है हमारा रेक्टिफायर।
यहाँ से हमने इसको AC देंगे, AC 50 हर्ट्ज की, 50 हर्ट्ज की AC देते हैं। फिर यहाँ पे जो हमें आउटपुट प्राप्त होगा वह ऐसा प्राप्त होगा। पहले ये ऐसा था, अब ये हमें ऐसा प्राप्त होगा। और ये फिल्टर द्वारा, इसमें हम फिल्टर लगाएंगे। फिर यहाँ जो हमें आउटपुट प्राप्त होगा वह ऐसा प्राप्त होगा, ऐसा प्राप्त होगा। फिर हम आगे इसमें रेगुलेटर लगाएंगे, रेगुलेटर। फिर जाके हमें शुद्ध DC प्राप्त होगी, शुद्ध DC प्राप्त होगी। तो मतलब रेक्टिफायर के द्वारा तो हमें पल्सेटिंग DC प्राप्त होती है, फिल्टर के द्वारा हमें थोड़ी स्पंदमान DC प्राप्त होती है, व रेगुलेटर के द्वारा शुद्ध DC प्राप्त होती है। तो आपसे पूछा जाए कि फ़िल्टर का जो आउटपुट होता है वह कैसा होता है, तो वह होता है स्पंदमान DC। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि रेगुलेटर का आउटपुट जो होता है वो शुद्ध DC होता है क्या। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप इसे ध्यान में रखें। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा आवर्ती। आवर्ती को इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो आवर्ती किसे कहते हैं, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि 1 सेकेंड में बनने वाले चक्रों की संख्या को आवर्ती कहते हैं। 1 सेकेंड में बनने वाले चक्रों की संख्या, बनने वाले चक्रों की संख्या क्या कहलाती है, आवर्ती। या इसे हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि आवर्तकाल का जो व्युत्क्रम है आवर्ती कहलाता है। आवर्तकाल का व्युत्क्रम आवर्ती कहलाता है। आवर्ती कहलाता है। तो फ्रीक्वेंसी को हम F से दर्शाते हैं, और F बराबर चक्र बटे समय, चक्र बटे समय। अब इसके हम मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक जो होता है वो होता है चक्र प्रति समय का मात्रक सेकेंड, चक्र प्रति सेकेंड। या इसे ही हम हर्ट्ज भी बोलते हैं, इसे ही हम हर्ट्ज भी बोलते हैं। अब F से हम एक और सूत्र निकालते हैं, क्योंकि F आप जानते हैं आवर्तकाल के व्युत्क्रम होते हैं। आवर्तकाल क्या है, एक तरह का समय ही है। तो 1/T, यहाँ पे T क्या है, आवर्तकाल। T क्या है, आवर्तकाल। तो F बराबर 1/T। आपको कभी आवर्तकाल दिया होगा तो अब आप आवर्ती निकाल सकते हैं, कभी आपको आवर्ती दी होगी तो आप आवर्तकाल निकाल सकते हैं। तो इस सूत्र को आप ध्यान में रखें, और ये भी ध्यान में रखें कि आवर्ती और आवर्तकाल आपस में व्युत्क्रम होते हैं। आप चाहें तो इसे नोट लगा के लिख सकते हैं। आवर्ती व आवर्तकाल एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। आवर्ती व आवर्तकाल एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। अब बात करेंगे हम प्रत्यावर्ती राशियों के कुछ फैक्टर की। क्योंकि हम चैप्टर AC थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो इस AC थ्योरी में हम प्रत्यावर्ती धारा सिद्धांत से ही संबंधित कुछ फैक्टर देखेंगे। सबसे पहले आता है हमारा मानक समीकरण।
मानक समीकरण। तो मानक समीकरण में सबसे पहले आपको मैं डायग्राम से समझाता हूँ कुछ। तो ये हमारी एसी है। एसी आप जानते हैं एसी होती है। तो ये हमारा पॉजिटिव मान है प्रत्यावर्ती धारा का, ये हमारा नेगेटिव मान है। यहाँ पे जो होता है वो 0 डिग्री होता है। यहाँ पे जो होता है आई मैक्सिमम जो होता है पाई/2। ये होता है पाई जो 180 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री। ये जो होता है 3π/2। यहाँ पे नेगेटिव में अधिकतम मान होता है। और ये जो होता है ये होता है 2π। ये होता है 2π। अब देखते हैं हम मानक समीकरण। तो प्रत्यावर्ती धारा के लिए मानक समीकरण इस प्रकार का होता है। I बराबर Im साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। I बराबर Im साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। अगर इसे आप वोल्टेज के पदों में चेंज करना चाहते हैं तो वोल्टेज के पदों में भी चेंज कर सकते हैं, या V बराबर Vm साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। तो आप इसे ऐसे भी देख सकते हैं और ऐसे भी देख सकते हैं। अब ये कैसे आया, आपको इसे जानने के लिए बहुत ज़्यादा फिज़िक्स पढ़नी पड़ती है उसके लिए। तो आप मेरे हिसाब से आप डायरेक्ट ये ध्यान में रखें तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। तो मानक समीकरण इस प्रकार की होती है। अब यहाँ ये क्या क्या है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ V जो है वह विभव है, Vm है वह अधिकतम विभव है। अधिकतम विभव का अर्थ है ये वाला विभव, अर्थात V मैक्सिमम अधिकतम विभव। यहाँ ओमेगा जो है वह है कोणीय आवर्ती। कोणीय आवर्ती ओमेगा क्या है, कोणीय आवर्ती। यहाँ जो थीटा है वह फेज अंतराल है। फेज अंतराल। तो फेज अंतराल किसे कहते हैं, किन्हीं दो प्रत्यावर्ती राशियों के फेज में अंतर को फेज अंतराल कहा जाता है। किसी दो प्रत्यावर्ती राशियों के फेज अंतर को फेज अंतराल कहते हैं, जिसे हम थीटा से व्यक्त करते हैं। अब बताता हूँ मैं ओमेगा। हमने पहले भी ओमेगा के बारे में पढ़ा है कि ओमेगा बराबर क्या होता है 2πf। 2πf। और आप जानते हैं हम f को आवर्ती कहते हैं। f क्या है, आवर्ती, और वो क्या है हर्ट्ज में। तो ओमेगा बराबर आप ये ध्यान में रखें। और एक जो मानक समीकरण होती है वो इस रूप में होती है। तो इससे संबंधित हम एक क्वेश्चन करते हैं जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब हमारा क्वेश्चन है ये, जिसमें हमें एक मानक प्रत्यावर्ती राशि की एक मानक समीकरण दे रखी है और हमें अधिकतम मान, फ्रीक्वेंसी व फेज अंतराल ज्ञात करना है। तो हम इसे हल कैसे करेंगे देखते हैं। तो हमने प्रत्यावर्ती राशि का मानक समीकरण देखा था जो ऐसा होता है। I बराबर Im साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। तो इससे हम इस समीकरण की तुलना करेंगे तो हम Im फ्रीक्वेंसी व थीटा का मान ज्ञात करेंगे। तो अब देखते हैं हम Im के लिए। तो Im साइन से पहले आ रहा है तो साइन से पहले 20। तो Im का जो मान होगा वह 20 एम्पियर हो जाएगा। 20 एम्पियर हो जाएगा। अब देखते हैं हम थीटा के लिए। तो थीटा का जो मान होगा आप देख सकते हैं ओमेगा टी प्लस थीटा। तो ओमेगा टी प्लस थीटा, थीटा का मान क्या है 30 डिग्री। तो यहाँ से हम थीटा का मान निकाल लेंगे 30 डिग्री। थीटा का मान भी आ गया हमारे पास 30 डिग्री।
अब निकालेंगे हम फ्रीक्वेंसी अर्थात आवृत्ति। अब यहाँ देखेंगे आप फ्रीक्वेंसी कहीं नहीं दे रखी, परंतु हम जानते हैं कि ओमेगा बराबर, ये ओमेगा बराबर 2πf होता है। हम जानते हैं ओमेगा बराबर 2πf होता है, तो हम ओमेगा का मान निकालेंगे यहाँ से। ओमेगा का मान कितना है? ओमेगा टी अर्थात 628 टी। तो ओमेगा का मान क्या है? 628। तो हम यहाँ देखेंगे ओमेगा बराबर 628 और ये क्या होता है? ओमेगा बराबर 2πf। तो हमारे पास आ गया 2πf बराबर 628। यहाँ से हम f का मान निकालेंगे, तो f यहाँ ही रह जाएगा और 2π 628 के बटे में चल जाएगा। तो 628 बटे 2 और पाई का जो मान होता है वो होता है 22/7। इसको हम और सोल्व करेंगे तो 628 बटे 2, ये 7 ऊपर चल जाएगा तो आ जाएगा 7/22, ऐसे हो जाएगा। इसको हम जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 100 हर्ट्ज। तो हमारे पास कितना मान आएगा? 100 हर्ट्ज। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 100 हर्ट्ज। अब बात करेंगे हम शिखर से शिखर मान की। शिखर से शिखर मान का मतलब है पीक टू पीक वैल्यू। पीक टू पीक वैल्यू ज्ञात करने के लिए या इसकी मैं आपको परिभाषा बताऊं तो वह है अधिकतम मान का दुगना शिखर से शिखर मान कहलाता है। अधिकतम मान का दुगना शिखर से शिखर मान कहलाता है। तो इसे हम ज्ञात करने के लिए अधिकतम मान का दुगना करते हैं। इसे हम इससे प्रदर्शित करते हैं, जैसे आइए हम विद्युत धारा के लिए निकाल रहे हैं तो IPP से प्रदर्शित करेंगे। तो इसे हम आई मैक्सिमम का दुगना कर देंगे। मैक्सिमम आई का दुगना करेंगे तो हमारा शिखर से शिखर मान प्राप्त हो जाएगा। इसे मैं आपको समझाता हूँ कि ये कैसे किया मैंने। तो जैसे आप ये देखिए कि ये है हमारे पास प्रत्यावर्ती राशि विद्युत धारा की, जिसमें हमने कहा है कि अधिकतम मान विद्युत धारा का अधिकतम मान का 2 गुना शिखर से शिखर मान कहलाता है। तो शिखर से शिखर मान, तो शिखर मान यही है, प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान यही है। शिखर से शिखर मान यहाँ तक का मान, यहाँ से लेकर यहाँ तक का। पहले ये यहाँ से यहाँ तक का तो अधिकतम मान है, परंतु शिखर से शिखर मान एक तो धनात्मक में शिखर मान और एक ऋणात्मक में शिखर मान। तो इसका जो मान होगा वही इसका मान होगा। तो अगर हम इसका दुगुना कर दें तो ये दोनों आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान। तो इसलिए हम अधिकतम मान का अगर दुगुना करते हैं तो हमारे पास शिखर से शिखर मान आ जाता है। बस ये बात बताइए मैंने कि शिखर का मान से शिखर मान ज्ञात करने के लिए हम अधिकतम मान का 2 गुना करते हैं। अगला टॉपिक आता है हमारा वर्ग माध्य मूल मान। वर्ग माध्य मूल मान, इसे ही रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कहते हैं। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू और इसे ही RMS मान भी कहते हैं। RMS मान, इसका ही एक और नाम भी है प्रभावी मान। प्रभावी मान, तो आप इसके सारे नेम याद रखें क्योंकि परीक्षा में कोई सा भी नेम आ जाता है। तो अब बात करेंगे वर्ग माध्य मूल मान की। तो AC धारा का वह मान जिसने DC धारा में ऊष्मा उत्पन्न होती है वह वर्ग माध्य मूल मान कहलाता है। तो समान प्रतिरोध पर AC धारा का वह मान जो DC के समान ऊष्मा उत्पन्न करता है वह वर्ग माध्य मूल मान कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन में लिखता हूँ।
समान प्रतिरोध पर एसी धारा का वह मान जो डीसी के समान ऊष्मा उत्पन्न करे आरएमएस मान कहलाता है। अब खास बात बताऊं कि जो सभी उपकरण जो होते हैं, अमीटर, वोल्टमीटर जो भी होते हैं, वह आरएमएस मान ही मापते हैं। तो सभी उपकरण, एक बार ये क्वेश्चन आया था अभी सर कि सभी उपकरण मान का कौन सा मान मापते हैं, तो वह सभी उपकरण आरएमएस मान मापते हैं। सभी उपकरण आरएमएस मान मापते हैं। और ये ऊष्मा के साथ संबंध स्थापित करता है। आरएमएस मान जो है ना, वो ऊष्मा के साथ संबंध स्थापित करता है। आप देख सकते हैं कि डीसी में जो ऊष्मा उत्पन्न हो रही है वही एसी में भी होनी चाहिए, तभी वो वर्ग माध्य मूल मान कहलाएगा। तो ये ऊष्मा के साथ संबंध स्थापित करता है। ऊष्मा के साथ संबंध स्थापित करता है। अब इसके हम सूत्र को देखते हैं कि इसका सूत्र क्या है। तो जैसे हम देख लेते हैं विद्युत धारा के लिए, विद्युत धारा का आरएमएस मान हमें ज्ञात करना है। तो हमें आई मैक्सिमम अर्थात अधिकतम धारा में √2 को डिवाइड करना पड़ेगा। यह हम कह सकते हैं कि 0.707 को हम अधिकतम धारा से गुणा कर देंगे। इसी को हम वोल्टेज के पदों में भी चेंज कर सकते हैं। जैसे वी आरएमएस हमें ज्ञात करना है तो वी मैक्सिमम में हम √2 का भाग देंगे, या फिर हम कह सकते हैं 0.707 को वी मैक्सिमम के साथ गुणा कर देंगे। तो हमारे पास वर्ग माध्य मूल मान आ जाएगा, अर्थात आई आरएमएस मान आ जाएगा। तो 0.707 को हम विद्युत धारा के अधिकतम मान से गुणा करने पर हम आरएमएस मान प्राप्त कर लेंगे। अगला देखते हैं हम औसत मान के बारे में। औसत मान अर्थात एवरेज वैल्यू। तो एसी धारा का वह मान जो डीसी धारा के समान आवेश प्रवाह कराता है। एसी धारा का वह मान जो डीसी धारा के समान आवेश प्रवाह कराता है औसत मान कहलाता है। एसी का वह मान जो डीसी के समान आवेश प्रवाह कराता है उसे औसत मान कहते हैं। अब हम बात करते हैं खास चीज़ की। तो ये सममितीय आकृतियाँ, अगर सममितीय आकृति में आपको बताऊंगा क्या होती है। सममितीय आकृति में तो ये आधे चक्र के लिए मापा जाता है। सममितीय आकृतियों में आधे चक्र के लिए मापते हैं। जबकि असममितीय आकृति में पूरे चक्र के लिए मापा जाता है। जबकि असममितीय आकृतियों में पूरे चक्र के लिए मापते हैं।
तो सममितीय आकृति में तो ये आधे चक्र के लिए मापा जाता है। अब ये आधे चक्र के लिए क्यों मापते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, और जबकि असममितीय आकृतियों में ये पूरे चक्र के लिए मापा जाता है। तो अब हम इसका सूत्र देखते हैं कि इसका सूत्र क्या है। तो अगर हम आई जैसे विद्युत धारा का औसत मान मापना चाहते हैं तो हम इसे विद्युत धारा के अधिकतम मान को 2/पाई से गुणा कर देंगे, अर्थात 2Im/पाई। तो ये विद्युत धारा के औसत मान ज्ञात करने का सूत्र है। इसे हम वोल्टेज के पदों में भी चेंज कर सकते हैं कि V एवरेज बराबर 2Vm/पाई। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि आई एवरेज बराबर 0.637 आई मैक्सिमम, 0.637 आई मैक्सिमम। इसे हम वोल्टेज के पदों में चेंज करना चाहें तो V एवरेज बराबर 0.637 V मैक्सिमम। तो अगर हम विद्युत धारा के अधिकतम मान को 0.637 से गुणा कर देंगे तो हमें विद्युत धारा का औसत मान प्राप्त हो जाएगा। अब बात करते हैं हम सममितीय व असममितीय आकृतियों। तो जैसे मान लीजिए आप ये सममिति है, सममितीय आकृति, सममितीय आकृति। तो ये सममितीय आकृति अर्थात जहाँ जितना मान ये है उतना ही मान नीचे भी है, अर्थात बराबर है। जबकि असममितीय आकृति कैसी होती है? असममितीय आकृति, तो असममितीय आकृति ऐसी होती है, ये बड़ा और ये छोटा। अब जैसे कोई ये बड़ा है भाग, ये भाग छोटा है, तो औसत आप जानते हैं कि अगर हम इसका औसत निकालेंगे और इसका औसत निकालेंगे तो ये तो आएगा पॉजिटिव में और ये आएगा नेगेटिव में, तो ये कट के 0 आ जाएगा। इसीलिए हम सममितीय आकृतियों में तो आधे चक्र का निकालते हैं, जबकि हम इसमें निकालेंगे तो इसका कुछ ज़्यादा आएगा, इसका कम आएगा, तो इसमें से अगर कटेगा तो थोड़ा बहुत बचता है। तो ये हम असममितीय आकृतियों में पूरे चक्र के लिए मापते हैं और सममितीय आकृतियों में आधे चक्र के लिए मापते हैं। अब बात करते हैं हम जो हमने अधिकतम मान, एवरेज वैल्यू व औसत मान, आरएमएस वैल्यू, प्रभावी मान, ये सब पढ़े हैं, तो उनमें से बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है? तो हम पढ़ेंगे मान का क्रम। मान का क्रम, तो सबसे बड़ा जो मान है वो अधिकतम मान है, आई मैक्सिमम। उसके बाद है आई आरएमएस अर्थात प्रभावी मान। उसके बाद है एवरेज मान अर्थात औसत मान। तो एक आई मैक्सिमम मान लीजिए 1 होता है, तो आई आरएमएस 0.707 व आई एवरेज जो होता है वो होता है 0.637। तो ये मान का क्रम है। अब देखते हैं हम स्क्वायर वेव और डीसी के लिए। डीसी या स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब वर्गाकार, वर्गाकार तरंग के लिए। तो डीसी या स्क्वायर वेव के लिए आई मैक्सिमम, आई आरएमएस व आई एवरेज, या आई एवरेज है, तो इन सभी का मान बराबर होता है। डीसी या स्क्वायर वेव के लिए आई मैक्सिमम, आई आरएमएस व आई एवरेज का मान बराबर होता है। अब देखते हैं हम एक क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा, किसी प्रत्यावर्ती धारा का अधिकतम मान, कोई प्रत्यावर्ती धारा है जिसका अधिकतम मान हमको दिया हुआ है 2 एम्पियर है, तो हमें आई पीपी अर्थात पीक टू पीक वैल्यू, आई आरएमएस अर्थात प्रभावी मान और आई एवरेज अर्थात औसत मान ज्ञात करना है। तो हम ये ज्ञात करेंगे, तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो हमारे पास आई मैक्सिमम दिया हुआ है हमें 2 एम्पियर, तो सबसे पहले ज्ञात करेंगे हम आई पी पी।
तो IPP मैंने आपको बताया था कि अधिकतम मान का 2 गुना करते हैं तो IPP प्राप्त होता है, अर्थात 2IM, अर्थात 2 को हम IM जो कि हमें 2 एम्पियर दिया हुआ है उससे गुणा करेंगे तो 4 एम्पियर, तो पीक टू पीक वैल्यू आएगी 4 एम्पियर। दूसरा हम देखेंगे IRMS, तो 0.707 को हम I मैक्सिमम से गुणा करेंगे तो हमारे पास IRMS प्राप्त हो जाएगा। तो 0.707 इंटू I मैक्सिमम हमें दिया गया है 2, तो इससे हम जब गुणा करेंगे तो 2 सत्ते का 14, हासिल का 1 का 1, 2 सत्ते का 14 और 3 अंक छोड़ के पॉइंट लगेगा, तो यह आ जाएगा नाम हमारा 1.414 एम्पियर। अब बात करेंगे हम आई एवरेज की। आई एवरेज का हमने सूत्र देखा था 0.637 इंटू आई मैक्सिमम, तो हम जब 0.637 को आई मैक्सिमम से गुणा करेंगे तो हमारे पास आई एवरेज प्राप्त हो जाएगा। 0.637 इंटू 2 बराबर 2 सत्ते का 14, हासिल का 1, 2 तिया 6 और 1 7, 2 छंग 12 और 3 अंक छोड़ के पॉइंट, तो हमारे पास प्राप्त होगा 1.274 एम्पियर। तो इस प्रकार हम पीक टू पीक वैल्यू, RMS वैल्यू व एवरेज वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी, अगली क्लास होगी हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।